Hello everyone, here I am with you all with my YouTube channel. Today for class 11th, lecture number 1, unit number 10, that is oscillations and waves. तो oscillations and waves सबने सुना है oscillations and waves के बारे में हमने class 9th में we have already studied. But today I will let you know about a new type of motion that is simple harmonic motion. तो simple harmonic motion करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन क्या होते हैं। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। दैट इज पीरियोडिक मोशन व्हिच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन पीरियोडिक जो अपने आप को रिपीट नहीं करता, राइट। और ऑसिलेशंस एंड वाइब्रेशंस आल्सो वी आर अवेयर अबाउट द ऑसिलेशन ऑफ टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन, राइट। तो नाउ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमें क्लास 11th में आता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स के अंदर, वो क्या है? बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ नहीं आता। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आज बहुत ही इजी तरीके से, बढ़िया तरीके से आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, एंड आई एम 100% श्योर कि आज के लेक्चर के बाद, इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन टर्म कभी भूलोगे नहीं, राइट। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, राइट। फिक्स्ड पॉइंट से मैंने कोई भी पार्टिकल या बॉब टाइप हैंग किया है, तो उसमें क्या होता है, जब भी मैं इसको रिलीज करता हूँ, अगर इस तरफ भेजता हूँ तो वो एक पॉइंट तक जाता है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ तक, वो उसके यहाँ तक जाता है, राइट। और फिर वो वापस आता है। वापस आने के बाद वो यहाँ नहीं रुकता, वो इस तरफ जाता है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट है, फिर वापस आता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन, राइट। दिस इज आल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसमें क्या है कि जब वो मूव करेगा या ऑब्जेक्ट मूव करता है, वाइब्रेट करता है टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, वो कहां है? इस तरफ, x, राइट। लेकिन जब वो मोशन में है तो इस पॉइंट पे आके वो रुकता है, रुकने के बाद वापस अपना मोशन है वो स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब इस पे एक फोर्स लग रही है जिसकी डायरेक्शन है ऑपोजिट, राइट। तो जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है तो इसके बाद उसके पास ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो इस पोजीशन पे रुकता नहीं है, वो आगे निकल जाता है। जब वो आगे निकलता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? x। तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि कोई भी बॉडी मोशन में है तो एक ही पॉइंट को बार-बार क्रॉस कर रही है, लेकिन वो इधर लेफ्ट और राइट साइड एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाती है, वहां से फिर वापस आती है, राइट। तो ये मेरा क्या हो गया? एक मोशन हो गया ऑसिलेशन की तरह। लेकिन इसमें एक कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनती है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। और जहां पे जो फोर्स लगती है, जहां पे फोर्स लगती है वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट, राइट। तो कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ पीरियोडिक ऑसिलेशन इन व्हिच a restoring force is acting towards the mean position. On this restoring force का दोनों तरफ से देखो mean position की तरफ एक्ट कर रही है, right? Second, force and acceleration are directly proportional to displacement but in opposite direction. So they are acting in opposite direction. So this is a simple way or simple definition of simple harmonic motion. Now, I would like to explain it further. Suppose an object is moving in a circle. Circular motion में है object हमारे पास, right? तो ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल का सेंटर होता है, right? यहाँ पे है। Okay. तो ये मेरा ओरिजिन हो गया वो, राइट। इस पॉइंट को कोई भी पार्टिकल है जिसको मैं ऑब्जेक्ट मान रहा हूं Q, जो मूव कर रहा है, राइट। तो
जैसे जैसे वो मूव करेगा, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है तो हम उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हमें नहीं पता कैसे निकालते हैं ना, हम सिंपल 2 बाई आर लगा सकते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो वो उसमें क्या चीज इन्वॉल्व हो जाती है, एंगुलर, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। तो जो ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो मूव कर रहा है ओमेगा, ओमेगा क्या है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। और सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है वो टाइम t इज इक्वल टू 0, राइट, t इज इक्वल टू 0। अब अगर t इज इक्वल टू 1 पे वो यहाँ आ गया, t इज इक्वल टू 1, तो ये वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कितना होगा, ये ओमेगा, ओनली ओमेगा। अगर यहाँ आ गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो ये कितना हो जाएगा 2 ओमेगा। अगर मैं यहाँ 3 पे आ गया तो 3 ओमेगा। उसी तरीके से एक जनरल इक्वेशन ले ली मैंने सपोज किया कि ये जो पार्टिकल है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे आ गया जब टाइम क्या है t, टाइम t प्लस की पोजीशन वो है, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल वुड बी ओमेगा t, वेरी सिंपल, ये ओमेगा t इसका एंगल है। ओके, अब जो पार्टिकल की पोजीशन है t पॉइंट पे आफ्टर t टाइम, तो उसकी पोजीशन से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेता हूं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये हो गया पॉइंट t, राइट। अब अगर वो पार्टिकल यहां होता तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, अगर वो यहां होगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ जाएगा, यहां हो गया तो बिल्कुल इसके ऊपर आ गया। ओके, अब अगर वो फर्दर यहां जाएगा तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां आ गया, यहां आएगा तो यहां आ गया, यहां आ गया तो यहां, यहां आ गया तो यहां। तो व्हाट डज इट शोस, इट शोस दैट कि जब वो ओमेगा t वाला एंगल है टाइम t इस सर्कल में मूव करता है इस पोर्शन में, तो जो p है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो उसकी जो पोजीशन है, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं y है, तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ वाइब्रेट करता हुआ ऊपर जाता है ऐसे, राइट। जैसे ही वो नेक्स्ट में आया तो फिर वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सपोज यहां आ गया वो, उसकी पोजीशन क्या होगी p, अगर वो यहां आ गया तो उसकी फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये, यहां आ गया तो ये, तो इस तरीके से क्या है वो चेंज होता जा रहा है। अब जब यहां आ गया तो वो नीचे की तरफ जाएगा, अब जो फोर्थ वाले में आएगा तो फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ओरिजिन O से स्टार्ट हुआ पार्टिकल पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो व्हाट इज दिस, ये हमारा हो गया ना ऑसिलेशन, राइट। ऑसिलेशन कैसे, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई इसकी, और ये होगी मीन पोजीशन, जिसको बार बार वो क्लोज कर रहा है, और उसकी लिमिटेशंस है कि वो वहीं पे मूव करेगा। क्लियर, ओके। तो अब ये जो मेरा एंगल है ये है 0, यहाँ पे है π/2, यहाँ पे है पाई, यहाँ पे है 3π/2, और यहाँ पे पूरा एंगल हो जाएगा 360 डिग्री पाई। क्लियर, तो अब आप लोगों ने एक बड़ा ही कॉमन नेम सुना होगा फेज। फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फेज क्या है, आई हैव स्टडीड अबाउट फेज। तो फेज के अंदर क्या है बच्चे, जैसे भी कोई चीज मूव करती है, राइट। अब जैसे यहाँ पे पार्टिकल का पी पॉइंट है जो हमारा मूव कर रहा है यहाँ पे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर इसको मैं दो तरीके से एक तरीके ऐसे, तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के दिमाग में देखूं तो डिस्प्लेसमेंट मुझे ये बताएगा कि ओरिजिन से कितना दूर है, यहाँ से यहाँ 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 कितना हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ओके, तो एक होता है फेज। फेज क्या है, अब सपोज करो ये है मेरा फेज ओमेगा टी एक्चुअल में, राइट। इसका क्या मतलब है, इफ अगर ओमेगा टी मेरे पास 70 डिग्री, राइट। एक और चीज मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से दैट इज ए, स्मॉल ए से हम डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल ए मींस एम्पलीट्यूड, राइट। तो हम जनरल इक्वेशन लिखते हैं y is equal to a sin omega t। sin omega t क्यों लिखते हैं, क्योंकि sin जो है वो हार्मोनिक फंक्शन है। sin हमारा हार्मोनिक फंक्शन कैसे है,
ये हम अभी प्रूव भी कर सकते हैं इसको। आई विल प्रूव दैट साइन, क्योंकि साइन की जो वैल्यू अगर आप देखो साइन 0 0, तो साइन की जो वैल्यू है 0 -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, तो ये हार्मोनिक फंक्शन होता है। अब अगर सपोज करो ओमेगा टी की वैल्यू मेरे पास कितनी हुई, सपोज कीजिए ओमेगा टी इज 70 डिग्री, राइट। अब अगर ये 70 डिग्री है, सपोज करो 70 डिग्री यहां बन गया, तो 70 डिग्री का मतलब क्या होगा, एक तो उसकी पोजीशन पता लग गई कि वहां होगा, और ये भी पता लग गया कि कहां जा रहा है वो, ऊपर की तरफ। ध्यान देना इस बात पे कि अगर मेरे पास फेज मुझे पता हो कि फेज इज दिस, तो फेज से मुझे दो चीजें पता लगती हैं, एक तो उसकी लोकेशन पता लगती है, एक उसके मोशन के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि पीक पॉइंट ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे से नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फेज। तो फेज इज द एंगल व्हिच टेल्स अस अबाउट द लोकेशन एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल, कि लोकेशन कहां है, मोशन कहां है। क्योंकि अगर 0 टू 90 डिग्री के बीच में है, तो दैट मींस लोकेशन तो यहां से पता लग जाएगी, पोजीशन उसकी। उसका मोशन कैसे पता लगेगा कि 0 टू 90 वो ऊपर जाता है हमेशा। अगर 90 से 180 के बीच में है, तो पोजीशन तो यहां से पता लग जाएगी, लेकिन वो 90 से 180 तक नीचे आता है। अगर 180 से 270 तक है, ये वाली क्वेश्चन 180 से 270 तक है, तो वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ, राइट। पोजीशन वहीं से पता लग जाएगी। उसी तरीके से फोर्थ कॉलम में कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। अब एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर किसी बॉडी को मैं पकड़ के सर्कल में घुमाऊं ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ये कैसे ऐसे ही ऑसिलेट करेगा, राइट। तो वो है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सर्कल, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ही होती है। तो ये होता है फेज, राइट। सो फेज इज द एंगल व्हिच टेल्स अस अबाउट द two things. One is location and another is motion of P doing oscillation, right? So location and motion of P doing oscillation. ये दो चीजें हमें पता लगती। ओके, नाउ वी कम टू दैट डिस्प्लेसमेंट। तो y हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली है, ये हमारा क्या हुआ, फेज, राइट। और जो ये क्वांटिटी है sin ओमेगा टी, इसको हम फिजिक्स में आर्गुमेंट बोलते हैं। इट इज मल्टीप्लाइड विद a एम्पलीट्यूड, तो दैट इज आर्गुमेंट, राइट। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैसे चेंज होती है। जनरल वैल्यूज देते हैं हम, जैसे f ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो y मेरे पास कितना बनेगा, a sin पाई बाय 2। तो sin पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये कितना बन गया, a, राइट। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंडली इफ ओमेगा टी इज पाई, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sin पाई, और हमें sin पाई की वैल्यू पता है, sin पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 0। थर्ड, if omega t is equal to 3 pi by 2, राइट। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी होगी, a sin 3 pi by 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 3 pi by 2 को, तो मेरे पास आती है वैल्यू -1 तो -a हो गया। नेक्स्ट आ गया, if omega t is equal to 2 pi 360 डिग्री, तो y is equal to 0। अब बेटा इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है, a 0 -a 0, अगर हम ऊपर से 0 से स्टार्ट करें, ओमेगा टी है तो 0 है, तो साइन की मेरे पास 0 है, तो 0 a 0 -a 0 a 0 -a 0 a 0 -a, इस तरीके से वैल्यू बनेगी। तभी मैंने मेंशन किया था, देखिए a और नीचे की तरफ हमारा हो गया -a, तो इन्हीं पॉइंट्स के बीच में वो हर बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट। तो ये हो गया हमारे पास ऑसिलेशन। इस तरीके से हम जो कर सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज
राइट। सेकेंडली अगर हम बताना चाहें कि आपने ये सोचा होगा कि y is equal to a sin omega t ही लेते हैं, why we are not taking x? अगर हम x भी ले सकते हैं, अगर आप x लेना चाहते हो तो इस पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करते हैं ये मेरा x है, राइट। तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है बच्चे, x is equal to a cos omega t। ध्यान दीजिएगा, x is equal to a cos omega t। तो उसमें cos लेना पड़ेगा फंक्शन, लेकिन इसमें भी वैल्यूज बनेगी। कैसे वैल्यूज बनेगी, अगर ओमेगा t is equal to 0 है, ओमेगा t 0 है तो x is equal to a, ऑब्वियसली बिकॉज़ cos 0 की क्या वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया। अगर ओमेगा t पाई बाय 2 है तो x is equal to 0 हो गया। अगर ओमेगा t पाई है तो मेरे पास x is equal to -1 हो गया, माइनस a हो गया सॉरी। देन ओमेगा t 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 कितना होगा, x is equal to 0। फिर ओमेगा t अगर 2 पाई है तो x is equal to 3। ध्यान दीजिए 0 a0 माइनस a0 a0 माइनस a0 a0 माइनस a0। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आता है, if we use x is equal to a cos omega t कि हमारे पास t is equal to 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट की ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू होगी x, क्योंकि मैक्सिमम इसमें यहाँ इस पॉइंट, राइट। लेकिन अगर हम y लेते हैं तो t 0 तो y भी 0। इसी वजह से हम a sin omega t को प्रेफर करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि why we prefer this, सिर्फ इसी रीजन की वजह से ये। और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, y या नॉट a कि हमें दो वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे अगर बॉब है, बॉब को अगर मैं y is equal to a sin theta, अगर मैं मीन पोजीशन से रिलीज करूंगा तो वो इक्वेशन y is equal to a sin theta, लेकिन अगर उसको मैं ले जाके एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करूंगा तब मेरी इक्वेशन बनेगी x is equal to a cos omega t, राइट। लिसन अगेन, अगर मैं बॉब को मीन पोजीशन से रिलीज करूंगा तो मेरी इक्वेशन होगी y is equal to a sin omega t। अगर उसको मैं एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करूंगा तो मेरी इक्वेशन होगी a cos omega, x is equal to a cos omega। ये डिफरेंस है, राइट। तो अब इसी डिफरेंस को हम यूज करते हैं, प्रूव करते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करने के लिए। इक्वेशन बनाएंगे हम, राइट। ये मेरे पास ओमेगा टी है, अगर ओमेगा टी 0 है तो साइन ओमेगा टी 0, राइट। अगर ओमेगा टी पाई बाय 2 है तो साइन ओमेगा साइन पाई बाय 2 का मतलब 1। उसी तरीके से अगर पाई है तो कितना मतलब 0, देन 3 पाई बाय 2 है तो -1, 2 पाई है तो 0, राइट। नेक्स्ट वाले में जाएगा तो फिर 1, फिर 0, फिर -1, फिर 0, तो 0 1 0 -1, 0 1 0 -1। इस तरीके से ये पीरियोडिक फंक्शन होता है। क्लियर। उसी तरीके से cos को भी हम शुरू कर देते हैं। cos ओमेगा टी, ओमेगा टी 0 है तो ये 1, पाई बाय 2 है तो 0, पाई है तो -1, 3 पाई बाय 2 है तो 0, ये है तो 1, राइट। तो इस तरीके से 1 0 -1 0 1 0 -1 0, तो ये दोनों क्या हो गए, हार्मोनिक फंक्शन। साइन एंड cos, these two are the only harmonic function। टेंजेंट हार्मोनिक फंक्शन नहीं होता क्योंकि अगर टेंजेंट 90 है तो इंफिनिटी हो जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है, इसलिए टेंजेंट इज नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। सिर्फ दो ही, राइट। और इस तरीके की इक्वेशन हो y is equal to a sin omega t हो या x is equal to a cos omega t हो तो वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन होती है। कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक इक्वेशन के अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड होंगे या मल्टीप्लाई होंगे, जैसे a sin omega t plus a cos omega t या a sin sin omega t, तो ये कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक फंक्शन, इनको कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक फंक्शन। तो अब
हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके देखते हैं इस तरीके से। जैसे अगर मैं साइन की बात करता हूं, राइट, 0 है, यहाँ पे हमने मान लिया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, यहाँ हो गया 2π, राइट। साइन 0 0, π/2 पे मेरी वैल्यू होगी -1, मैं सपोज कर रहा हूँ 1 होगी मैक्सिमम इस फॉर्म, राइट। पाई की वैल्यू होगी सेम वे, पाई की वैल्यू होगी सर 0 इस पॉइंट पे, 3π/2 में वैल्यू आ जाएगी माइनस में, 2π में फिर से आ जाएगी 0, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे मिला सकता हूँ पॉइंट्स को? मेरा आंसर आएगा नो, नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि इनकी बेटा वेरिएशन आती है, ये लीनियरली वेरी नहीं करती है। ये मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और फेज दोनों लीनियरली वेरी नहीं करती। अगर हम इसके पार्ट्स को डिवाइड करें तो कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? इसके कितने पार्ट्स होते हैं? फाइनल 30, 45 एंड 60, 30, 45 एंड 60। तो ये हो गया 30, ये हो गया 45, ये हो गया 60। सो अगर sin 30 की वैल्यू की मैं बात करूं तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्या हुआ 0.5, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ये होगी 0.5 की यहाँ पे वैल्यू, ये आ गया 0.5, राइट। sin 45 की वैल्यू की बात करें तो sin 45 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.707 समथिंग, इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी। थर्ड वाले में इस पॉइंट पे वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इनको ज्वाइन करूं मेरे पास बनती है फर्दर उसी तरीके से ये नीचे की तरफ जाएगी, फिर वो ऐसे मिलेगी, फिर वो ऐसे जाएगी। इसको हम बोलते हैं साइनोसॉइडल वेव। इस तरीके से बनती है साइनोसॉइडल वेव, राइट। तो वी कैन इजीली मेक दैट, किस तरीके से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब उसी तरीके से बिना हम कॉस को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं कॉस वाली प्रेजेंटेशन करूं तो इस तरीके से यहाँ लेते हैं π/2, यहाँ पाई 2π/3 और ये हो गया 2π, राइट। उसी तरीके से इधर डिस्प्लेसमेंट है वही, ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा। अब हमें पता है कि 0 डिग्री पे cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो इसके पास ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पर, राइट। तो 90 डिग्री पे 0, पाई में -1, 2 पाई में 0, सॉरी 2 पाई में 3 पे 0 और 2 पाई में अगेन 1। तो ये बनती है इस तरीके से, राइट। तो ये भी इस तरीके से ही ऑसिलेशन बनती है। तो इसकी भी अगर हम वैल्यूज लेंगे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, तो इसी तरीके से बनेगी, स्ट्रेट नहीं बनेगी, दोनों में ना साइन में ना कोस में। सो दिस इज द रीजन यू कैन सी यहाँ पे कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 1, कितना फेज डिफरेंस हो गया π/2 का, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 कब होती है π/2 की, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया π/2। इसीलिए साइन 90 प्लस थीटा को हम cos थीटा लिखते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है that is 90 degree, π/2। This is the reason why we are using this in trigonometry, right? So this is sine wave, sinusoidal wave, and this is presentation, graphical presentation of cos, right? तो ये दोनों चीजें हमारे पास ऐसे, right? So this is all of simple harmonic motion। उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करनी है, आर्गुमेंट क्या है, फेज एंगल क्या है, फेज से हमें क्या पता लगता है, कैसे पता लगता है। And I hope that this video will definitely
help you out. In the next lecture, we will discuss about the displacement, acceleration, velocity, and the energy of the simple harmonic motion. Thank you very much.